हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल अपनी बातचीत को खत्म किया था जहां रोका था। हमने कहा था कि दुनिया में कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं होती, आइडियल गैस नहीं होती, है ना। मतलब कुछ हद तक हम कह सकते हैं किसी गैस को हम नियरली आइडियल कह सकते हैं, लेकिन ये बातें क्यों आई, इनकी शुरुआत कहां से हुई, रियल गैस की कहानी कहां से आ गई, हम उस पर बात करते हैं। अच्छी तरह दिमाग में रखिएगा कि हम लोग आखिरी टॉपिक केटीजी पढ़कर आए थे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, बलगतिक सिद्धांत गैसों का। सबसे पहली कहानी यहां से शुरू हुई कि जब आपने ऐसा कोई ग्राफ देखा है, पी वी ग्राफ, पी और वी का ग्राफ जब हमने देखा था बॉयल नियम के अनुसार, अगर हमें ध्यान आता है तो इस ग्राफ में हमने देखा था एक ग्राफ बनता था ऐसे बिल्कुल सीधी रेखा में, सरल रेखा में। तो सवाल ये आता था कि ये जो ग्राफ बनाया गया था ये बॉयल के नियम के शुरुआत में बना था, आदर्श गैस के लिए बना था। लेकिन अगर मैं कहूं कि बेटा ये पॉइंट है अपना जीरो, मूल बिंदु, ओरिजिन, तो ओरिजिन पर ये वैल्यू जीरो थी, ठीक। अब हुआ ये कि अगर मैं कहता हूं ये जीरो है और ये पॉइंट है मेरा 1, तो ये ग्राफ z बराबर 1 के लिए काम करता है। कल हमने इसी पे तो बात किया कि बेटा पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, जो फार्मूला है ये फार्मूला काम तब करता है जब z का मान 1 होता है। z क्या था याद है? संपीड़न गुणांक, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। लेकिन असली फार्मूला तो था पी वी इज इक्वल टू जेड एन आर टी। तो z का जो मान है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो 1 आता है सिर्फ आदर्श गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए, सबके लिए तो होता नहीं। तो क्या कोई गैस सचमुच ऐसा ग्राफ बनाती भी है? क्या सच में किसी गैस का ग्राफ ऐसा बनता है? तो वेट करो, अब हम इस पे बातचीत करके अपनी बात को और क्लियर करते हैं और ज्यादा डिटेल में जाते हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये कर रहा है हमारा साइंटिस्ट वॉन डर वाल। वॉन डर वाल नाम के आदमी ने जब ग्राफ बनाना शुरू किए तो 1, 2 ऐसे करते हुए ग्राफ कुछ पाए गए जिन्हें लगभग आदर्श गैस माना गया, लगभग आदर्श गैस, नियरली आइडियल गैस। हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, इनके ग्राफ कुछ हद तक उस ग्राफ के जैसे गए, लेकिन बिल्कुल सीधी रेखा नहीं है ना बेटा। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ हुई है। अभी कहानी इतने पे रुकी ही थी कि बीच में फिर एक पंगा आया। जब उसने नाइट्रोजन गैस का ग्राफ बनाना शुरू किया तो ग्राफ गया ऐसे, वॉन डर वाल परेशान कि ये क्या हो गया भाई। जब उसने CO2 गैस का ग्राफ बनाया तो वो और ज्यादा गड़बड़ हुआ। अमोनिया गैस का बनाने गया तो और ज्यादा परेशान हुआ। अब मुद्दा यह है कि ये ग्राफ इस तरह से क्यों बन रहे हैं, अलग अलग तरह से क्यों आ रहे हैं। ये हमें दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कहीं कहीं पर z का मान 1 से छोटा है, कहीं कहीं पर z का मान 1 से बड़ा भी है। हमने कल कहा था कि अगर किसी में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर z का मान अगर 1 से कम हो, अगर z का मान 1 से कम है, इसका अर्थ निकलता है कि इस गैस को, जो कि ध्यान से सुन लो आदर्श नहीं है, ये वास्तविक गैस है, इस गैस को बहुत ज्यादा दबाया जा सकता है, ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है, ज्यादा संपीड़ित किया जा सकता है, पीड़ित किया जा सकता है। अर्थात इसे ज्यादा दबाएंगे तो ये किस में बदल जाएगी, या तो लिक्विड में या ठोस में। जैसा कि हमने एग्जांपल दिया था, देखो भाई, CO2 को ज्यादा दबाने जाते हो तो भैया वो ड्राई आइस बन जाती है, शुष्क बर्फ। अमोनिया जैसी चीजों को अगर आप दबाने की कोशिश करोगे तो अमोनिया जैसी चीजों में हाइड्रोजन बंध आ जाता है। हाइड्रोजन बंध की वजह से अमोनिया जो है वो अपने आप को द्रव में बदल देती है। याद करो जरा, एलपीजी गैसेस क्या होती हैं, एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, तो ये कौन सी गैस है जिन्हें अधिक संपीड़ित किया जा सकता है। इसका अर्थ है इनमें अट्रैक्शन फोर्सेस काम करते हैं, इनमें आकर्षण बल काम करते हैं और वो ज्यादा इफेक्टिव हैं, ज्यादा प्रभावी हैं। तो जहां पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा प्रभावी है उन केसेस में z का मान बेटा 1 से छोटा आएगा। लेकिन अगर z का मान 1 से बड़ा हुआ, ध्यान से देखो मेरे हाइड्रोजन हीलियम का ग्राफ को, कि वो तो ऊपर ही ऊपर निकल जा रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हमें दबाना ही मत आप, हम तो केवल फोड़ने का काम जानते हैं, हम तो पटाखे हैं अपने आप में, अगर ज्यादा दबाने जाओ तो धमाका हो जाता है। तो ये बार बार आपसे कह रहे हैं कि हमें ज्यादा दबाया नहीं जा सकता, हम बहुत कम संपीड़ित होते हैं, वेरी लेस कंप्रेसेबल, वेरी लेस कंप्रेस, है ना। तो इसका अर्थ यह हुआ कि इनमें
रिपल्शन फोर्स जो है, प्रतिकर्षण बल ज्यादा प्रभावी है आकर्षण बल से। इसको दूसरे तरह से सोचते हैं कि जैसे हम लोग बसों में सफर करते हैं, बस में घुसे, बैठने के लिए कोशिश की, देखा सारी कुर्सियां भरी हुई हैं, बैठने की कोई जगह ही नहीं है अपने पास। तो अगर बैठने की हमें जगह नहीं मिलती तो हमें खड़ा रहना पड़ता है। अब हम खड़े हैं, हमने बैठने के बराबर का किराया दिया है और हम खड़े खड़े सफर कर रहे हैं, तो खड़े खड़े सफर करने पर हम ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। लेकिन फिर भी बस का कंडक्टर बोलता है भैया खिसको। तो ध्यान समझो कि बस के बीच की जो जगह होती है, कुर्सियों के बीच की जो जगह होती है, वहां हम खड़े हैं, कभी हाथ ऐसे करके, कभी ऐसे करके, कभी ऐसे, लेकिन अपने पास जगह ज्यादा है। हम पब्लिक के बीच में आदर्श व्यवहार करते हैं, हमसे कहा जाता है खिसको, हम पीछे की तरफ खिसक जाते हैं। भीड़ बढ़ती है, दो लोग और आगे, हमें और पीछे खिसकाया जाता है। पहले अपने हाथ पे दूर दूर थे, किसी कुर्सी पे हाथ रखा है, कहीं ये रखा है, पब्लिक बढ़ती गई, धीरे धीरे दब गए, ऐसे पकड़ के खड़े हैं। उसके बाद भी कंडक्टर आ जाता है और बोलता है किराया दो, उतनी भीड़ में घुस जाता है। ध्यान से सोचो, उसके बावजूद इतनी भीड़ में दबने पर कोई आपसे कहेगा खिसको, तो आप नहीं खिसकते, आपकी खिसक जाती है। इस बात को ध्यान समझो कि ये क्या कह रहा है कि हमने शुरुआत में आदर्श व्यवहार किया, जब हमें दबाया गया, शुरुआत में हमने आदर्श व्यवहार किया, पब्लिक के बीच में हमने आदर्श व्यवहार कर, लेकिन अपने संपीड़ित होने की, अपने दबने की, कण पास पास आ गए, तो एक लिमिट है, उससे ज्यादा हमें दबाया नहीं जा सकता। ये वही तो कह रहा है कि ज्यादा दबाने की कोशिश नहीं हो सकती। तो ये दिमाग में रखकर चलेगा कि आदर्श वादर्श कुछ नहीं होता। किसी गैस को आदर्श कब कहना है, कब नहीं कहना, इसी पे बात करते हैं। चलो मैं इसको दूसरे स्तर पे लेके आता हूं। अभी अभी हमने कहा, मैंने जो अभी आपसे मजाक किया कि बस में जब जगह ज्यादा थी, किसी गैस का आइडियल होना, किसी गैस का आदर्श होना, आइडियल होना, ये किस बात पर है भाई? किसी गैस का आदर्श होने के लिए भैया हमने अभी भी कहा कि जो आयतन है वो बड़ा होना चाहिए। आयतन बड़ा मतलब लार्ज वॉल्यूम, है ना। बस में जगह ज्यादा थी तो हमने आदर्श व्यवहार किया, पब्लिक के बीच में शुरुआत से झगड़ा नहीं किया, चिल्लाए नहीं, हमसे कहा खिसको, हम खिसक गए। लेकिन मैंने कहा, क्या बोला कि हमने कब अपना असली व्यवहार दिखाया, रियल गैस वाला बिहेवियर कब किया, वास्तविक गैस का व्यवहार हमने कब किया? जब हमने देखा कि हमारे पास जगह नहीं बची, मतलब अब हमारे पास आयतन हो गया कम, कण आ गए पास पास। तो जब आपने देखा कि कण गैस के काफी करीब करीब आ गए हैं, आयतन बहुत छोटा हो चुका है, तो जब आयतन छोटा हो गया है, ऐसे हालात में गैस आदर्श व्यवहार नहीं कर सकती। हम भी नहीं करते भाई, हम भी पब्लिक के बीच में जब आयतन बहुत कम हो जाए, लोग पास पास जाए तो झगड़ा करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, सब करते हैं। तो हमारा असली व्यवहार तब दिखता है, मतलब रियल। तो ध्यान से सुन लो कि कोई भी गैस अगर आदर्श व्यवहार करती है तो कब करती है? जब Z होता है बेटा 1, जब आयतन होता है बड़ा। तो जरा सोचो कि आयतन बड़ा कब मिलेगा? अपना याद करो बॉयल का नियम, आयतन और दाब एक दूसरे के इनवर्स। तो अगर ये दिमाग में आता है P1/V वाला फंडा, तो सोचो कि हमें दाब यहां पर रखना चाहिए कम, लो प्रेशर, ताकि आयतन ज्यादा रहे। सोचो अपना चार्ल्स का लॉ, आयतन और तापमान समानुपाती, इसका मतलब हमें टेम्परेचर रखना चाहिए ज्यादा, तभी तो गैस आदर्श व्यवहार करेगी। तो किसी गैस के आदर्श व्यवहार करने की जो शर्तें हैं वो ये है बेटा, दाब होना चाहिए कम, तापमान होना चाहिए ज्यादा। तो जहां भी ऐसा लिखा है समझना कि ये आदर्श गैस होने की शर्तें हैं। कुछ हद तक वास्तविक गैस भी आदर्श व्यवहार यहां करेगी इस शर्त में। लेकिन अगर इसका उल्टा हुआ, Z नॉट इक्वल टू 1 है, अगर प्रेशर की जगह टेम्परेचर कम है और दाब जो है अपना प्रेशर वो हाई है, तो इन केसेस में कोई भी गैस कैसा व्यवहार करेगी बेटा? वास्तविक गैस का। तो ये है वास्तविक गैस होने की शर्तें और ये होती हैं आदर्श गैस होने की शर्त। तो अगर हमारे सामने, अब देखो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में पहला ऑप्शन कैसे देता है? कम तापमान, निम्न तापमान, निम्न दाब, उच्च तापमान, उच्च दाब, निम्न दाब, उच्च ताप, निम्न ताप, उच्च दाब। भाई 4 ऑप्शन देने हैं उसको, तो हमें अपनी बात समझनी है, हमें कब गैस को आदर्श कहना है, कब आदर्श नहीं कहना है। तो इस बातों को आपने पकड़ कर ली हो, मुझे इससे समझ में आता है। अब आते हैं इसके दूसरे पहलू पर। दूसरा पहलू कहता है कि जब हमने पढ़ा था PV बराबर 1/3 mNu², अब ये तो हमने कभी देखा नहीं, ये क्या चीज है साहब? इसे कहते हैं काइनेटिक गैस
इक्वेशन, काइनेटिक गैस इक्वेशन, बल गतिक गैस समीकरण, इसे कहते हैं पीवी इक्वल्स टू 1/3 mnu स्क्वायर को। बल गतिक गैस समीकरण में हमें सबसे पहले जानना है कि सर पी और वी तो हम जानते हैं, दाब और आयतन है। सवाल है कि यहां पर एम क्या है। तो स्मॉल एम जो है बेटा, स्मॉल एम जो है वो है गैस के अणु का, गैस के मॉलिक्यूल का मास, है ना। मैं हिंदी इंग्लिश में भूल गया था कि मुझे हिंदी में लिखना चाहिए, तो चलो मैं आपके सामने हिंदी में ही इसको लिखता हूं। एक मिनट रुको। एम क्या है बेटा, गैस के एक अणु का भार, गैस के एक अणु का भार। कैपिटल एन क्या है, कैपिटल एन है एवोगैड्रो संख्या 6.023 10 की पावर 23। तो ऐसे में एक कैपिटल एम आ जाता है। कैपिटल एम क्या है, स्मॉल एम इंटू एन। देखो गैस के एक अणु का भार गुणित कुल अणुओं की संख्या, एवोगैड्रो संख्या, ये बनता है कैपिटल एम। अब सवाल है कैपिटल एम क्या है। कैपिटल एम होता है बेटा मोलर द्रव्यमान। क्या होता है बेटा, मोलर द्रव्यमान। जब भी किसी गैस की बात करूंगी मोलर द्रव्यमान कहूंगा बेटा, तो ध्यान रखना कि यहां पर एक गैस के अणु का द्रव्यमान है m, जो कि बहुत छोटा होता है, कैपिटल M बड़ा होता है। जैसे अगर मैं किसी से कहूं कि मेरे पास CO2 गैस है, तो अक्सर हम बोलते पाए जाते हैं 44 ग्राम, 44 ग्राम। तो वो एक CO2 के अणु का नहीं है, वो एक मोल CO2 अणुओं का भार है। अगर मैंने कहा O2, तो O2 का मतलब 32 ग्राम जो है वो ऑक्सीजन के एक अणु का भार नहीं है, ऑक्सीजन के एक मोल अणुओं का भार है। तो उम्मीद है इतनी बात ध्यान रखोगे कि M क्या है। तो मैं चाहूं तो इस MN की जगह पर कैपिटल M भी लिख सकता हूं, जो कि मुझे ये फार्मूला कहता है। अब सवाल आता है U क्या है। U है बेटा गति, लेकिन कौन सी गति, क्यों गतियां क्या एक से ज्यादा होती हैं? हाँ होती हैं। तो चलो अब जरा समझना शुरू करते हैं ये U है कौन। तो मैं इसको अगले पेज पे ले चलता हूं। देखो गति तीन प्रकार की होती है, एवरेज वेलोसिटी, है ना, औसत गति, औसत गति। अब औसत गति की अगर बात की जाए तो भाई औसत होता है V एवरेज, V1 प्लस V2 प्लस V3 डैश 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 डिवाइडेड बाय कुल अणुओं की संख्या। औसत ये है। लेकिन सवाल है कि क्या औसत गति से निकाली गई, औसत गति से निकाली गई जो भी मान हमें निकलता है 8RT बटे में पाई और कैपिटल M, औसत गति से निकाला गया क्या गतिज ऊर्जा, कौन सा गतिज ऊर्जा भाई, हम बात कर रहे हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी की। जरा याद करो, हमने अपनी बल गतिक सिद्धांत में भी कहा था कि जो औसत गतिज ऊर्जा होती है वो परम शून्य ताप के समानुपाती होती है। भाई परम शून्य ताप मतलब 0 केल्विन, 0 केल्विन पर गैस का आयतन 0, गैस है ही नहीं, गतिज ऊर्जा बोले 0, तो तापमान बढ़ा गतिज ऊर्जा बढ़ गई। जैसे बर्फ को पिघलाया, बर्फ को पिघलाने पर बेटा ठोस द्रव में बदल जाता है, गतिज ऊर्जा बढ़ गई ना, क्योंकि अणु दूर दूर भाग गए। पानी को गर्म करेंगे तो पानी को गर्म करने से वो गैस बन जाता है, भाप बन जाता है, अणु फिर दूर दूर हो गए, गतिज ऊर्जा फिर बढ़ गई। तो इसका अर्थ है कि तापमान बढ़ने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है, लेकिन शुरुआत 0 से होती है। और 0 कौन है, परम शून्य ताप, और उस पर निकाली गई गतिज ऊर्जा। तो अगर ये गतिज ऊर्जा औसत है तो सबसे पहले हमें औसत गति पे चाहिए था। लेकिन सवाल है कि क्या औसत गति से निकाला गया मान पूरी तरह से परफेक्ट जवाब देता है? नहीं, हमें इससे मिलने वाला जो मान है वो पूरी तरह से हमें तृप्त नहीं करता, हमें खुश नहीं करता। हमें लगता नहीं सर इससे आंसर आया जो पूरा नहीं आया। तो इसीलिए फिर उन्होंने एक दूसरा शब्द निकाला, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मतलब अधिकतम संभावित गति। मेरी खराब आदत है, मैं माफी चाहूंगा, मैं हिंदी की मात्राएं भूल जाता हूं, छोटी बड़ी मुझे याद नहीं रहती। तो अधिक संभावित गति। अब ये क्या है साहब, ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है? ये कह रहा है कि जो गतियां होती है, जैसे अगर आपने लिया V, M और P, मोस्ट प्रोबेबल, तो उसमें ये कहता है कि जो अधिकतम अणु है, जैसे क्योंकि लाखों करोड़ों अरबों अणु है,
अब इतनी बड़ी संख्या में अणु भाग रहे हैं, हमारे पास उसका आंसर निकाल पाना इतना आसान तो नहीं है। तो हमने कहा कि बड़ी संख्या में देखो कि बड़ी संख्या में अणु कैसे चल रहे हैं। जैसे एक रेस होती है, बहुत सारे लोग दौड़ रहे होते हैं, तो जब बहुत सारे लोग दौड़ते हैं तो हम सब पे ध्यान कहां दे पाते हैं? हम देखते हैं फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, थर्ड कौन आया, सबसे लास्ट में कौन आया। बीच की पब्लिक का कोई ध्यान ही नहीं दे पाता। तो हम ये कह रहे हैं कि अधिकतम लोगों को देखो कि वो कैसे दौड़ रहे हैं। तो हमने इसको दो हिस्सों में ले लिया, फास्टेस्ट तेज वाले और स्लोवेस्ट बहुत धीमे वाले, और बटे में डाल दिया दो। तो इसको हम मान रहे हैं अधिकतम प्रायिकता वाली गति, है ना, संभावित। तो इसको निकालने का भी इन्होंने एक फार्मूला दिया, मोस्ट प्रोबेबल दैट इज इक्वल टू √2RT बटे में m। ये रहा। क्या अब हमें गतिज ऊर्जा का सही मान मिला? जो हम गतिज समीकरण बनाए थे, क्या उसमें हमें जो मान चाहिए था वो पूरी तरह परफेक्ट आया? नहीं, अभी भी कुछ छोटी छोटी गुंजाइश रह गई। तो ऐसे में इन्होंने एक तीसरा शब्द पैदा किया, ये वाला। इसे कहा गया वर्ग मूल माध्य गति। वर्ग मूल माध्य गति, ठीक, VRMS। मतलब इन्होंने क्या किया, सबसे पहले लिखा गति V1 V2 V3 डैश 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 डिवाइडेड बाय n। रुको, ये मत कहना है सर ये औसत गति है, नहीं बेटा, यहां पर अभी स्क्वायर करना बाकी है। तो पहले किया आपने सबका वर्ग, फिर निकाला उसका माध्य, और आखिरी में जाकर उसका ले लिया मूल। वर्ग मूल माध्य VRMS, और इसी VRMS को इन्होंने U लिखा है। मतलब हमारे पास जो फॉर्मूला है PV बराबर 1/3 MNU² बेटा। तो इस फार्मूले में जो U है वो कौन है? ये VRMS। तो हम औसत गति भी जानते थे, हम अधिकतम प्रायिकता गति भी जानते थे, लेकिन हम इस्तेमाल किसका किए? वर्ग मूल माध्य गति का, जो हमें पूरी तरह से हमारा जवाब परफेक्ट दे सके। ठीक। अब अगर आप कहते हैं कि सर हमें, एक मिनट में जरा कुछ हिस्सा इसका इरेज कर ले रहा हूं, मैं कुछ हिस्सा यहां से कम कर लेता हूं ताकि मुझे लिखने के लिए जगह मिल जाए। अब जैसे मान लो मैंने कहा कि मुझे इस चीज को, इसी चीज को किसी दूसरे रूप में लिखना है। मैं चाहता हूं कि ये 3 जो है वो 3 यहां से ऊपर आ जाए, या उसको किसी दूसरे रूप में बदल दूं। तो अब जरा अपनी बातों को समझना कि हमने इसका फॉर्मूला बनाया क्या है। किसका मैं बात कर रहा हूं? किसके बेटा? आरएमएस वाले की। तो वी आर एम एस का, या जिसको यू लिखा गया, उसका फॉर्मूला पाया गया √3RT बटे में कैपिटल M। अगर मैं चाहता हूं कि इस फार्मूले को खोल देता हूं, मतलब ये वर्गमूल यहां से हटा देता हूं, तो मुझे लिखना पड़ेगा इसे U का स्क्वायर, इसे लिखना पड़ेगा 3RT के बटे में कैपिटल M। अगर मैं 3 को भेजूं नीचे, M को ले जाऊं ऊपर, तो ये फार्मूला मुझे दिखेगा 1/3 कैपिटल M U का स्क्वायर बराबर R और T, है ना। मैं चाहूं तो इसे लिख सकता हूं 1/3 छोटा m n और U स्क्वायर बराबर कौन? RT, और यही RT PV के इक्वल। कैसे हुआ? जब आपके पास 1 मोल गैस है, 1 मोल गैस, ये सारी बातें 1 मोल के लिए लिखी हैं। तो अगर मेरे पास 1 मोल गैस है बेटा, तो उस केस में PV बराबर nRT में बेटा n क्या हो गया? 1। तो PV और RT बराबर हो जाएंगे ना। तो यही फॉर्मूला मैंने आपको काइनेटिक गैस इक्वेशन बोलकर पढ़ाया। तो एक बात दिमाग में रखकर चलना कि काइनेटिक गैस इक्वेशन जो है वो आरएमएस वेलोसिटी जो है, वर्गमूल माध्य, इस गति से निकाली गई है। तो ये चीजें हमें सिर्फ दिमाग में रहें ताकि हमें क्वेश्चन करने में थोड़ी मदद मिले, है ना। इससे क्या फायदा हो जाएगा? 1 सेकेंड। अगर मैं कोई भी सवाल पूछता हूं, कोई भी सवाल पूछता हूं, तो एक बात ध्यान रखना। अब मैं इन सब चीजों को हटा के थोड़ी सी जगह और बना लेता हूं। अगर मैं इन सब चीजों को सॉल्व कर रहा हूं तो मुझे इससे क्या फायदा हो जाएगा? चलो देखते हैं।
देखो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हमें इससे क्या फायदा हो जाएगा। बेटा एक बार सुन लो, गति कोई सी भी हो v1 बटे v2, गति कोई सी भी हो का मतलब चाहे वो वर्गमूल माध्य गति हो, चाहे वो औसत गति हो, चाहे वो अधिकतम प्रायिकता गति हो, गति है। तो इसका एक सीधा साधा फार्मूला हम बना लेते हैं, m2 बटे m1। ये m क्या है, अणुभार, और तापमान T1 बटे T2। तो इससे आपके न्यूमेरिकल आराम से निकल आएंगे, सॉल्व कर सकेंगे। भाई औसत गति का अनुपात है तब भी यही फार्मूला लगेगा, वर्गमूल माध्य का है तब भी यही फार्मूला लग जाएगा, क्योंकि उसमें जो जितने भी नियत अंक थे ना, जैसे 2RT का 2 काट दिया, R काट दिया, 3RT था तो 3 और R काट दिया, 8RT बाय पाई था तो हमने 8 और पाई काट दिया, तो अपना फार्मूला सबका एक जैसा लगेगा। मान लो मुझसे कोई कहता है कि 300 केल्विन पर ऑक्सीजन गैस रखी है, ठीक है, 300 केल्विन पर ऑक्सीजन गैस रखी है और 600 केल्विन तापमान पर हीलियम गैस रखी है, और मुझे उनका गति का अनुपात चाहिए। अब गति आपका जो मन करे बोलो यार, भाई आपने कहा मुझे औसत गति का अनुपात चाहिए, तब भी मैं क्या लिखूंगा, V O2 बटे V हीलियम, ठीक है, तरीका तो यही रखूंगा। तो इस बात को ध्यान से देखो, जो नीचे लिखा है वो 2 है, तो उसका अणुभार ऊपर हीलियम का अणुभार 4 गुणित तापमान किसका, पहले वाले का, मतलब 300 बटे में क्या, ऑक्सीजन का भार तो बोले 32, उसका तापमान किसका, हीलियम वाले का 600। तो आपको ये सॉल्व करने में बहुत कठिनाई नहीं होगी, देखो सिंपली सॉल्व हो जाएगा ना। यहाँ पे 2 जीरो आपने यहीं काट दिए, ठीक, 3 से काटा आपने इसको 2, 2 दूनी 4, यहां से 2 काट दिया, इससे काटा आपने इसको तो बचा 16, तो सीधे सीधे 1/16 मतलब 1/4। तो अनुपात आप आराम से ढूंढ सकोगे, कोई ज्यादा परेशान नहीं करेगा, है ना। मैं फिर से दोहराता हूं कि गति चाहे औसत गति वाला हो, चाहे अधिक संभावित गति हो, चाहे वर्गमूल माध्य, ये फार्मूला तीनों पे काम कर जाएगा आसानी से। तो उम्मीद करूं कि इससे थोड़ा हम आगे चल सकें।